नमस्कार, अमित कॉमर्स पॉइंट से मैं अमित सर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के चैनल अमित कॉमर्स पॉइंट में। आज का जो लेसन है स्टूडेंट्स, वो लेसन नंबर फर्स्ट है, क्लास 11th है, सीबीएसई बोर्ड। लेसन का नेम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। पहला चैप्टर है यूनिट का, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जितने भी नए स्टूडेंट्स इस समय कॉमर्स लेके जो नए नए क्लासेस में आएंगे उनके सामने बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन होता है कि किस तरह से हम लोग बिजनेस स्टडीज को समझें, इकोनॉमिक्स को समझें, अकाउंट्स को समझें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियो के दौरान में मैं आपको बहुत धीरे धीरे आराम आराम से हर एक टॉपिक को समझाऊं, और आप लोग बड़े ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी पूरे बिजनेस के बारे में मालूम पड़ सके। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे दिमाग में ये आता है कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमारी फैमिली का प्रोफाइल अगर हम देखें कि वहाँ पर 3 तरीके के हमें ह्यूमन बीइंग मिलते हैं। एक तो वो जो नौकरी करते हैं, एम्प्लॉइज, वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आते। दूसरे होते हैं शॉपकीपर। ये शॉपकीपर वाली जो डीलिंग है, ये अगर बड़े लेवल पर होती है तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी डीलिंग में बोल सकते हैं। तो बिजनेस का मतलब होता है बिजी, जिसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग यानी कोई भी वस्तु, जिसको कह सकते हैं हम प्रोडक्ट या गुड्स, जिसको बेचा जाए और खरीदा जाए, और दो पार्टीज के बीच में जब कोई लेना देना हो, ठीक है, वन पार्टी टू अनदर पार्टी, एक्सचेंज गुड्स एंड थिंग्स, और मकसद प्रॉफिट कमाना हो, पर्पस प्रॉफिट कमाना हो, तो उसे कहते हैं हम बिजनेस एक्टिविटीज। अभी बिजनेस एक्टिविटी की जो बात हो रही है 1947 के बाद की बात करें, 1947 से लेकर 2020 तक की बात करें, तो बिजनेस कैसे ग्रो किया इंडिया में, उससे पहले की स्थिति क्या थी, जब राजा महाराजाओं का राज था, मुगल बादशाह थे। उससे पहले की बात करें तो किस तरीके से महाजन लोगों ने अपने व्यवस्थाओं को चलाने के लिए किस तरीके से लेन देन क्या होगा, उस समय के ट्रांजेक्शन्स को जब हम लेके आए मिडिल ट्रांजेक्शन्स में, जब राजा महाराजा आए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का आना होना, और वहां पर सारा प्रोसेस चल रहा है किस तरह से लेन देन हुआ। जैसे जैसे युग बदलते गए वैसे वैसे वस्तुओं का आदान प्रदान का तरीका बदलता गया, और धीरे 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 करके हम लोग आज अपने सिस्टम में गुड्स का ट्रांजेक्शन्स जो करते हैं वो मनी में करते हैं। मनी क्रिएट होना, एकदम से मनी क्रिएट होना, ये हम नहीं कह सकते। मनी क्रिएट होने में भी लगभग बच्चों 72 से 73 साल लग गए। यानी कि 1947 से पहले हम कह सकते हैं कि कॉइन्स थे, राजा महाराजा लोग कॉइन्स को लेके आए थे, जहां पर राजा महाराजाओं की फोटो छपी होती थी उस कॉइन्स में, उन कॉइन्स के लेन देन से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। लेकिन बात की जाए राजा महाराजाओं से पहले की, तो वहां पर महाजन होते थे, और महाजन अपने वस्तुओं का लेन देन बार्टर सिस्टम के द्वारा करते थे। जब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दे करके हम अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। और महाजन लोग गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, शोषण करते थे, उनकी ज़मीनों को गिरवी रख के उनको वही भूमि दे करके उनसे खेती करवाया करते थे, और बदले में लीज पर वो ज़मीनें ले लेकर के उनको एक बहुत बड़ी उनसे मेहनत करवाया करते थे, उनका शोषण किया करते थे, बदले में उन्हें सिर्फ अनाज मिला करता था। तो ये जो कंडीशन थी एक्सप्लॉयटेशन की, जो महाजनों ने, बड़े बड़े महाजनियों ने जो स्थिति पैदा की देश के सामने, उसके बाद देखा गया कि हमारे भारत देश को शुरू से ही सोने की चिड़िया बोला गया। तो किस तरीके से इस सोने की चिड़िया, यानी हमारे भारत देश के अंदर जो बहुत ज़्यादा सोना पाया जाता था, सोने की खानें पाई जाती थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि खनिजों की अपूर्वा शक्ति थी, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखा जाता था कि हम लोग संपन्न थे, इंडिया पूरा संपन्न था, अपने खुद के ऊपर इंडिपेंडेंस था, आत्मनिर्भर था। लेकिन धीरे धीरे करके जब ब्रिटिश कंपनियां यहाँ पे आई इंडिया में, तो उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर बहुत कुछ है और यहाँ से बहुत कुछ लिया जा सकता है। तो उन्होंने हमारे देश के अंदर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वास्को डी गामा ने कई बार हमारे देश को लूटा। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कम से कम 4 से 5 बार हमारे देश को लूटा, और 7 बार लूटने के बाद जब वो अपनी समुद्री यात्रा के दौरान माल लेके जा रहे थे तो उनको लुटेरों ने मार दिया। तो ऐसी कई स्थिति देखने को मिलती है हमारे इतिहास में। तो ये सब देखा गया कि बिजनेस स्टडीज के अंदर जो पहला लेसन है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी हिस्ट्री में जाना होगा बच्चों। सबसे पहले बिजनेस के लेसन को पढ़ने से पहले ये जो लेसन बना है, इसमें हम लोग जो टॉपिक क्लियर करेंगे, फर्स्ट टॉपिक जो क्लियर करेंगे इसी लेसन का 2 सेक्शन ऑफ पार्ट है।
जो मैं फर्स्ट सेक्शन ऑफ पार्ट कंप्लीट करूंगा उस सेक्शन ऑफ पार्ट 1 में, यानी कि मैं इसको सेक्शन पार्ट बोल सकता हूं, तो मैं सेक्शन ए के अंदर मैं आपको क्लियर करूंगा सबसे पहले कुछ टॉपिक, वो इस प्रकार से हैं। अब चलते हैं उस टॉपिक की ओर, हिस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। देखिए पहले मैं टॉपिक जो क्लियर करूंगा वो हिस्ट्री है, उसके बाद जो टॉपिक क्लियर होगा वो ट्रेड है, देन उसके बाद मैं कॉमर्स की बात करूंगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम इन टॉपिक के आसपास घूमेंगे। हिस्ट्री एंड ट्रेड कॉमर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर किस तरीके से कॉमर्स और ट्रेड और उसकी हिस्ट्री कैसी रही, ये देखने के लिए सबसे पहले हम एक नोट पढ़ लेते हैं जिसमें लिखा है टू एक्वायरेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। भारत के इतिहास में सबसे पहले देखना होगा कि व्यापार की स्थिति क्या रही, उसका कॉमर्स का इतिहास क्या रहा, ये हम जानेंगे और कवर करेंगे इन 4 टॉपिक को। सबसे पहले इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। मैं इंडिजीनियस को यहाँ पर बोलना चाहूंगा स्वदेशी, यानी कि स्वदेशी जो हमारा आज का नारा जो मोदी साहब ने बोला है कि हमारे भारत देश को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए, तो किस तरह से हमारा स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम था ये हम देखेंगे। बैंकों का किस तरह से भारत देश में राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों के द्वारा किस तरह से आदान प्रदान हुआ, बैंकों के माध्यम से कस्टमर ने किस तरीके से पैसे का लेन देन किया, ये हम सिस्टम में देखेंगे। दूसरा देखेंगे राइज ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि इसमें मध्यस्थों की अवस्था देखी जाएगी कि किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट किन प्रोसेस से होकर के एक कस्टमर तक पहुंचा। इसमें हम ये भी देखेंगे कोई माल अगर बनता है जब प्रोड्यूसर के मैन्युफैक्चरर के द्वारा, होलसेलर, फिर उसके बाद रिटेलर, पीसीएफटी डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद कस्टमर तक कैसे पहुंचा, तो बीच के बिचौलियों की स्थिति हम लोग देखेंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा था हमारे देश का वो हम देखेंगे। नेक्स्ट ट्रेडिंग कम्युनिटीज जो बनी हुई थी, जो व्यापारिक लेन देन होते थे, उसके बीच में ये 4 तरीके से हम लोग देखेंगे। मर्चेंट कॉर्पोरेट सेक्टर को सीखेंगे हम लोग, मेजर ट्रेड सेंटर देखेंगे, मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखेंगे कि किन किन वस्तुओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे देश से होता था और हम लोग लेते थे। पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिजेंट इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमी, और ये भी हम देखेंगे किस तरीके से संदिग्ध हमारी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसकी पोजीशन क्या रही, कैसी रही 1936 से लेकर के 2020 तक की स्थिति को अगर देखा जाए तो उससे पहले की बात हम लोग जरूर देखेंगे। इस तरीके से इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। थैंक यू। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करेंगे, सेक्शन बी की बात हम बाद में करेंगे। सेक्शन ए में बताया गया है कि हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एनिसेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के इतिहास में किस तरीके से जन्म हुआ ट्रेडिंग का, किस तरह से जन्म हुआ कॉमर्स का, एंड किस तरह से जन्म हुआ हमारे बिजनेस का। बिजनेस में ट्रेडिंग और कॉमर्स का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम जानेंगे। ट्रेडिंग का मतलब सीधा सा है बच्चों, कोई चीज खरीदना और बेचना। कॉमर्स का मतलब सीधा है उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करना। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना, कॉमर्स मतलब अकाउंटिंग, मतलब पैसे का लेन देन का हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना, और यही देखना होगा हमारे को कि इसका इतिहास जो बताता है किस तरीके से वहां पे अकाउंटिंग होती होगी, किस तरह से बिजनेस ट्रेडिंग होती होगी, ये सालों साल बदलता चला गया रूल। सबसे पहले बिजनेस का मतलब समझते हैं। बिजनेस मतलब इन विच पीपल रेगुलर इंगेज इन एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच हैव ड्यू टू अर्निंग प्रॉफिट्स। तो सिंपल सा है, यानी कि जो लोगों के द्वारा जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी की जाती थी, जहां पर वस्तुओं का प्रोडक्शन होता था, उनको बनाया जाता था और कच्चा माल खरीद कर बना करके उनको बेचा जाता था। बेचे जाने के बाद चाहे गुड्स हो सर्विस, गुड्स का मतलब कोई चीज जो हम यूज करेंगे खाने वाली या पहनने वाली, सर्विसेज जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, है ना, और भी टीचर्स हो गए, उनके द्वारा दी जाने वाली सर्विस और उनसे मिलने वाला प्रॉफिट, यानी कि अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट 2 तरीके से होता है, एक तो चीज बनाकर, एक चीज नहीं बनाकर, ठीक है। तो ये यहाँ पर मतलब आया बिजनेस से, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे बिजनेस का मतलब। नेक्स्ट है कॉमर्स। कॉमर्स में आ रहा है वो अकाउंट जिसके अंदर अकाउंट दोज एक्टिविटी इन विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटिंग द एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस, जहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रियाएं प्रोसेस होता है, जहां पर हम लोग वस्तुओं को देते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं, फिर वो चीज बनाई जाती है और बेची जाती है। ये प्रोसेस जहां मार्केट में होता है उसी को हम लोग कॉमर्स के नाम से जानते हैं। और इसका तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में मैंने बता दिया किसी वस्तु को खरीदना और बेचना, यही ट्रेडिंग कहलाता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक, नमस्कार, अमित कॉमर्स पॉइंट के यूट्यूब के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पहले लेसन की वीडियो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस।
कल मैं इसी टॉपिक को लेकर के बात कर रहा था और आज की वीडियो में मैं आगे इसको और बढ़ाऊंगा। कोशिश करेंगे इस वीडियो को हम पूरा करें, लेसन को पूरा करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग ने बात करा था इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले बताऊँगा कि उस समय में जब बैंक नहीं हुआ करते थे, मनी नहीं हुआ करती थी, तो लोग कैसे अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन करते थे, कैसे अपना जीवन चलाते थे। तो स्टूडेंट समझना होगा कि उस समय अगर हम कल्पना करें, हमारे जो बुजुर्ग हमारे घर में होंगे वो बताते होंगे कि उस समय पैसा नहीं था तो लोग गुड्स के बदले में गुड्स का ट्रांजेक्शन करते थे। उसको बोलते थे हम लोग बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसके द्वारा वस्तु के बदले में वस्तु दे करके लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। और इस चीज का सबसे बड़ा फायदा महाजन लोग, जमींदार लोग उठाया करते थे। वो बड़ी भारी मात्रा में किसानों को, गरीबों को उनका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन करते थे और उनसे भारी मात्रा में वस्तु लेकर के उन्हें थोड़ा बहुत जो भी था वो दिया करते थे, गुड्स। तो ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी कि इस चीज से कैसे निकला जाए। समय चेंज हुआ, धीरे धीरे करके उन्होंने ये व्यवस्था भी कर रखी थी कि अगर महाजन और जो जमींदार लोग थे उनके पास अगर हम लोग जाते थे तो वहां पे एक सिस्टम कर रखा था उन्होंने, जो एक इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम कहलाया कि वह मान लीजिए हम अगर उनसे पैसा लेते थे तो वो पैसा जो हम उधार के तौर पर ले रहे हैं उसका मोटा ब्याज दर हमें देना पड़ता था और जो हमें उनके पास जमा कराना होता था उससे वो ब्याज दर बहुत धीमी, मतलब बहुत कम उनसे हमें दिया करते थे। सबसे बड़ा कारण तो पहला ये था। दूसरा रीजन ये हुआ कि कोई भी सिस्टम नहीं था कि किस तरह से उनके बैंकिंग अकाउंट रखे जाएंगे, कैसे एक सिस्टम होगा पैसे लेने का, देने का कोई सिस्टम नहीं था कि उनको कितने परसेंट पे दिया जाएगा, किन से कितना परसेंट लिया जाएगा, इसका भी कोई लेखा जोखा नहीं था। पुराना सिस्टम चला आ रहा था, उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। और इसके अंदर सोशल एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो जो स्पेशल इनकम थी, सट्टे से होने वाली इनकम, उसमें सबसे ज्यादा वह ध्यान देते थे और किस तरीके से मोटा ब्याज दर हमें मिल जाए इस पर भी वो ज्यादा फोकस देते थे। ये सारी चीजें उस समय चल रही थी। और इसके साथ साथ 1991 के अंदर पोजीशन ऑफ इंडिया के अंदर कॉन्टिनेंट वर्ल्ड इकोनॉमी जब हुई, 1991 की बात करें तो उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, देखना होगा कि देश के अंदर जब 1947 से पहले की बात अगर हम लोग करें, जब जिस समय देश में अंग्रेजों का शासन था, मुगल बादशाहों का शासन था, तो उस समय क्या चेंज आया। देखिए, जब महाजन लोग थे तब मनी क्रिएट नहीं थी, तब वो अपना लेन देन वस्तुओं के माध्यम से करते थे। उसके बाद मुगल बादशाह लोग आए, उन्होंने मेटल के सिक्के चलाए, कॉइन सिक्के चलाए, जिसमें राजा महाराजाओं की फोटो वो लगती थी और वो सिक्के प्रचलन में आए। तो उनके द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ और धीरे धीरे करके मुद्रा का प्रचलन चालू हुआ, जिसे मनी क्रिएशन बोला गया। और उसके पश्चात बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए हमारे देश के अंदर नॉर्थ और साउथ की अगर हम लोग बात करें तो सिल्क बिजनेस और मैरीटाइम जो सिल्क रूट था वो पाया गया। शुरू से भारत देश के अंदर देखने को मिला कि बिजनेस को लेकर के, व्यापारिक क्रियाओं को लेकर के भारत बहुत अच्छा माना गया। विदेशों का भी ध्यान भारत की ओर ज्यादा था, क्यों? उनको पता था कि बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए भारत एक बहुत अच्छा स्थान है, जहां पर बहुत सारा खनिज सामग्री और बहुत सारी कपड़ा उद्योग और बहुत अन्य प्रकार के उद्योग किए जा सकते हैं। वहां पे अपार भंडार है, इसलिए उन्होंने जो रूट ऑफ बिजनेस हम लोग देखें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निगाह डालना चाहूंगा बच्चों की पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी अगर हम लोग देखें, पूरे वर्ल्ड के नक्शों को देखें तो वहां पर अगर भारत को देखा जाए तो भारत की पोजीशन सबसे अच्छी पाई गई, जहां पर बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए बहुत सारे हमारे पास अवसर थे, अपॉर्चुनिटीज थी। उन अपॉर्चुनिटीज को वर्ल्ड की इकोनॉमी पर इंडिया बिगेन्स टू इंडस्ट्रियलाइज, यानी कि इंडिया की जो शुरुआत हुई वो इंडस्ट्रियलाइज, औद्योगिकरण से किस तरीके से हुई कि रूट ऑफ बिजनेस को दो शेड में लिया, ए और बी, नॉर्थ शेड और साउथ। नॉर्थ के अंदर देखिए ओवरलैंड सिल्क रूट, यहाँ पर ओवरलैंड पूरे व्यापारिक जो क्रिया की गई वो सिल्क रूट की गई। और सिल्क रूट की भी जो व्यापारिक क्रिया सबसे ज्यादा जिनसे की गई वो चाइना, रशिया, यूरोप और अरेबिया, इस टाइप की कंट्रीज थी, जहां पर सिल्क को लेकर के काफी व्यापारिक क्रियाएं बहुत अच्छे मात्रा में की गई। नेक्स्ट है साउथ। साउथ के अंदर मैरीटाइम सिल्क रूट्स पाए गए, जहां पर साउथ के अंदर भी हम लोग देखें तो जावा, सोमालिया, इस टाइप के देशों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस क्रिया की गई। और इसके बाद अगर हम बात करें इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की, तो ये इंडिजीनियस का मतलब है स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम, जो उस समय था स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे
कि किस तरह से महाजन लोगों ने हमें लूटा, गरीबों को लूटा, उनसे किस तरह से मोटा ब्याज दरों पर कोई भी चीज वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था, पैसे का लेन देन किया जाता था। आज हम एक एक करके इन चीजों को धीरे धीरे समझेंगे कि इनकी सिग्निफिकेंस, उनके डिफेक्ट्स यानी कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रेडिट एंड स्मॉल ट्रेडर्स, यानी कि उधार की व्यवस्था जो की जाती थी, छोटे मोटे जो व्यापारी हुआ करते थे, यदि वो महाजन लोगों से पैसा लेकर के अपनी व्यापारिक क्रिया करते थे तो वहां पर क्रेडिट की जो फैसिलिटी थी वो स्मॉल ट्रेडर्स के तौर पर थी, जिन्हें छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए पैसा दिया जाता था। नेक्स्ट है क्रेडिट टू एग्रीकल्चर। यदि किसानों को अगर एग्रीकल्चर करना था, कृषि करनी थी, या उन्हें अपनी कोई भी पैदावार करनी थी, चाहे वो वीट हो चाहे वो राइस हो, तो उसके लिए उन्हें भी उधार देने की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन उसके बदले में उनसे भी बहुत मोटी तौर पर जो महाजन थे, जो वहाँ के जमींदार लोग थे, वो बहुत भारी मात्रा में ब्याज वसूलते थे। तीसरा था लॉन्ग टर्म क्रेडिट। यदि मान लीजिए थोड़े ज्यादा समय के लिए अगर पैसा दिया जाता तो वहां पर लॉन्ग टर्म क्रेडिट पर भी मोटी तौर पर ब्याज लेने की ऐसी व्यवस्था थी। अब आगे चलते हैं, इसकी लिमिटेशंस यानी कि इसके डिफेक्ट्स क्या थे। पहला था ओल्ड मेथड ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यापार करने का सबसे पुराना तरीका माना गया है। जिस तरीके से उन लोगों की एक ही सोच, एक ही विचारधारा थी कि गरीबों का शोषण करो और उनसे भारी मात्रा में ब्याज वसूलो, उस नीति को लेकर चलते थे, तो वो ओल्ड मेथड ऑफ बिजनेस माना गया, क्योंकि इसके अंदर बार्टर सिस्टम था और बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स के बदले में गुड्स का आदान प्रदान होता था और यह मनी क्रिएशन नहीं होती थी। तो इस सिस्टम को ओल्ड मेथड ऑफ सिस्टम कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ मनी लेंडिंग। यहाँ पर मनी लेंडिंग का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, क्योंकि ये एक डिफेक्टिव सिस्टम था। किस तरीके से यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है, कितने परसेंट पे दिया जा रहा है, कितना लिया जाएगा, इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं था। और इसलिए मनी लेंडिंग बहुत भारी मात्रा के ब्याज की वसूली पर की जाती थी, जिसको चुकाना एक इम्पॉसिबिलिटी होती थी गरीब लोगों के लिए। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन एक औपचारिक तौर से काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर कोई भी लेखा जोखे का हिसाब किताब ऑडिटिंग नहीं की जाती थी, और इस आधार पर लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कमी होने के कारण से जमींदार लोग सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान रखते थे, और वो पैसा देने का मतलब यानी कि जो भी वो गरीबों की मदद करते थे, जो भी चीज वो देते थे, उसके बदले में वो ज्यादा से ज्यादा लेने की आस रखते थे। डिफरेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की मैंने बात आपको बताई थी कि कोई भी ऑडिटिंग करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ना कोई जांच पड़ताल होती थी। वह खुद ही अपने अकाउंट मेंटेन करते थे और लेखा जोखा वो खुद अपने ही अपने हिसाब से रखते थे। यानी कि वो सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देते थे कि जो पैसा हमने दिया उस पर ब्याज हमें कितना लेना है। अगर किसी को लोन की आवश्यकता होती थी और इनसे उधार के तौर पर कोई पैसा लेता था, तो वो जो पैसा ले रहे हैं और जो पैसा दे रहे हैं उसमें दो चीज देखते थे कि अगर हम पैसा दे रहे हैं तो मोटी दर से ब्याज लो, और अगर कोई पैसा हमें दे रहा है तो जमा कर रहा है मतलब, तो उस पर ब्याज की दर कम रखो। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड ट्रेड। बैंकिंग और ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम जो है वह प्रचलन में सिर्फ एक ही चीज से था कि वहां पर पैसा जमा करा सकते थे और हम पैसा ले सकते थे। ट्रेडिंग की बात करें, व्यापारिक क्रिया की बात करें, तो वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए जब मनी क्रिएशन हुआ और व्यवस्था के अंदर जब पैसा आया, तो वहां पर राजा महाराजाओं के द्वारा जब अशरफियां और सोने के सिक्के चलाए गए या मुद्राओं का प्रचलन हुआ जिसमें मेटल और अन्य प्रकार के सिक्कों की व्यवस्था की गई, उसमें राजा महाराजाओं के चिन्ह हुआ करते थे, उनकी फोटो हुआ करती थी और उसके द्वारा वह चीज आई। नेक्स्ट है फ्रॉड। इसमें फ्रॉड होने का बहुत बड़ा चांस था, क्योंकि जो गरीब लोग हुआ करते थे वह इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे और उनको कोई भी समझदारी इतनी नहीं होती थी। बस एक विश्वास का जो बात चलती है ट्रस्ट की, वो चीज था। लेकिन उस ट्रस्ट और फेथ पर जो जमींदार लोग थे, जो बड़े बड़े पैसा देने वाले जो मुनीम हुआ करते थे, वह सिर्फ एक ही चीज करते थे, उनसे अंगूठा लगवा लिया करते थे और भारी मात्रा का ब्याज वसूलते थे। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बार बार टॉपिक आया और इस तरीके से बहुत बड़ी स्पेशल इनकम भी कमाई जा रही थी, सट्टे से होने वाली इनकम। तो ये बहुत बड़ा कारण बना इन सब चीजों का। तो मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि इस पूरे टॉपिक में हमने जो टॉपिक क्लियर किया, मैंने जो आपको पढ़ाया, वह आपकी बिजनेस स्टडीज की बुक में है। तो इसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, यानी कि जो हमारे बिजनेस की हिस्ट्री थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अभी हम आगे और चलेंगे और पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाया पूरा, आप देखें इस तरह से ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ है और इसके पीछे नाउ दिस ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ है। ये मैंने आपको सब बता दिया है किस तरीके से हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। अब आने वाले वीडियो में मैं इसका आगे का आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू। इस तरीके से एज ए इकोनॉमी जो थी उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे कंटिन्यू। एज ए इकोनॉमी, लाइफ ऑफ इंडिया
प्रोग्रेस्ड फॉरेन डेवलपमेंट टुक प्लेस, यानी इकोनॉमी की अगर हम बात करें देश की तो उसको कैसे प्रोग्रेस किया गया, कैसे आगे बढ़ाया गया, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। द फॉरेन डेवलपमेंट टुक प्लेस, कि किस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया गया, हम ये अब देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करें उस समय की, तो वहां पर जमींदार लोग और बार्टर सिस्टम जो चल रहा था, मैंने बताया था कि जमींदार लोग किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। बार्टर सिस्टम क्यों फेल हुआ, क्योंकि इस सिस्टम का फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वस्तु के बदले में वस्तु देना और वस्तु के बदले में ही वस्तु लेना, तो ये सबसे बड़ा रीजन था इसका फेल होने का। देन उसके बाद जो सिस्टम आया उसमें मेटल कॉइन आए, जो बिकम एक रास्ता बना किसका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, जहां हम लोग मनी क्रिएशन की ओर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे वस्तुओं का आदान प्रदान रोक करके उसको मेटल कॉइन और जो सिक्के चलाए गए, सिल्वर कॉइन चलाए गए, उसके द्वारा हम लोगों ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज करना सीखा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट सच ए हुंडीज एंड चिट्ठी वर यूज्ड फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट। जब उधार का लेन देन आया तो वहां पर एक हुंडी और चिट्ठी प्रचलन में आई, जो एक वचन था, एक वादा था, एक अनकंडीशनल वादा हुआ करता था, जिस पर उधार लेने वाला व्यक्ति ये कंडीशन देता था कि वो तय समय के बाद ली गई धनराशि या ली गई वस्तु का पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर बाइंग और सेलिंग के लिए उस समय में एक हुंडीज का चलन आया और एक चिट्ठी का चलन आया। ये एक तरह से पेमेंट मोड हुआ करते थे, जो एक उधार लेने वाला व्यक्ति वादा करता था सामने वाले व्यक्ति को कि मैं इतना पेमेंट आपको इतने समय के बाद दूंगा। पढ़ते हैं इसको। हुंडी इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग मेड बाय ए पर्सन डायरेक्टिंग अनदर टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू ए पर्सन नेम्ड इन द ऑर्डर। यानी उस व्यक्ति के लिए यह आदेश होता था कि जिस व्यक्ति ने उधार मान लिया वह एक वचन देता था कि मैं धनराशि इतने टाइम के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके बारे में जाना। नेक्स्ट है people began to deposit precious metal with lending individual functioning as a banker or सेठ। यानी कि उस समय में जो बैंकिंग व्यवस्था थी और जो सेठ व्यवस्था थी, वहां पर व्यक्ति जाता था और वहां पे एक अमाउंट जमा करता था अपने सहूलियत के हिसाब से, और उस सहूलियत के हिसाब से जो अमाउंट जमा करता था, उस अमाउंट जमा करने पर जो मेटल के द्वारा उधार का लेन देन किया जाता था, उस समय जो व्यवस्था थी पैसा लेने देने का, वहां पे मेटल सिक्के चलते थे। उस समय उनको ब्याज दर जो थी वो बड़ी मोटी वसूली जाती थी, और जो ब्याज दर दी जाती थी वो बड़े सस्ते दरों पर दी जाती थी। तो ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ा रीजन था उस बैंकिंग सिस्टम के अंदर। राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज का जो जन्म हुआ, ये हमारा सेकंड टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे कि मध्यस्थों का जन्म क्यों जरूरी माना गया है। इसके अंदर सबसे बड़ा रीजन था प्रमोशन ऑफ ट्रेड, यानी कि किस तरीके से व्यापारिक क्रियाओं को बहुत गति से आगे बढ़ा जाए। इसके लिए कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बीच में आई, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहला इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे हम लोग। उस समय देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनियों का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा, क्योंकि जो व्यवस्था थी वो इस तरह की थी कि लोगों को जो जन हानि होती थी या जो गुड्स की हानि होती थी उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी का होना बहुत जरूरी था। उस समय म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट देखें हम लोग, तो आज की व्यवस्था में हम लोग देखें तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बिल्डअप करने का। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स देखें तो बहुत सारे बैंक्स में लोगों का पैसा, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और नॉन बैंकिंग कंपनीज की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो बहुत बड़े लेवल पर जो बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो अब्रॉड में हो रहा था। और इसमें मैं आपको कुछ लाइनें पढ़ के भी सुनाना चाहूंगा कि इसमें लिखा हुआ था इंस्टीट्यूशन सेठ जगत सेठ आर ऑल्सो प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मुगल पीरियड इन डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जब आना हुआ तो उसने सबसे पहले क्या देखा कि भारत देश के अंदर बहुत सारा बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज है, तो उसने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्थापना भारत में की और एक बहुत सालों तक इंडिया को एक ठगने का काम, लूटने का काम इन लोगों ने किया और देश से भारी मात्रा में यहाँ का खाद्यान्न सामग्रियां शिप के माध्यम से उन्होंने लोड कर करके हमारे देश से ले गए। और कई लुटेरों ने भी यही काम किया। उस समय मुगल बादशाह को राज था, तो काफी लुटेरों ने भी भारत देश की बहुत अमूल्य वस्तुओं को यहाँ से ले जाने का काम विदेशों में किया। और बैंकर जो थे वो एग्जीक्यूटिव्स को, ट्रस्टी को जो पैसा दिया जाता था वो बड़े ही भारी मात्रा इंटरेस्ट चार्ज करके दिया करते थे। यहाँ पर जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ करते थे लोन के, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती थी उन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वह बड़ा हाई होता था। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो वो मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती थी, तो इसमें भी हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट इंडिजीनियस बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर मैंने नाम बताया आपको कि इसमें एजेंट, बैंकर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इन ट्रेडिंग इंटरमीडिएटरीज का होना बहुत जरूरी था। कम्युनिटीज को भी चीज अगर हम तक पहुंचती है तो उसका एक माध्यम होता है कि वो एजेंट के माध्यम से,
बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर के माध्यम से एक कस्टमर तक वो चीज पहुंचती है। तो यहाँ पर लेटर ऑन कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल बैंक का होना बहुत जरूरी था, जो कि लोन प्रोवाइडेड करवाते थे शॉर्ट टर्म बेसिस पर और लॉन्ग टर्म बेसिस पर। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर मध्यस्थों का अगर जन्म नहीं होता तो शायद आज बिजनेस के जो रूप हम लोग देखते हैं शायद वो रूप हमारे सामने नहीं होता। तो अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किए वे हमारे थे, एक तो इसका इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम और राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो ये दो टॉपिक हमारे क्लियर थोड़े बहुत हो गए। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू। आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से थर्ड जो टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट में आप लोग समझे कि नॉर्थ और साउथ के अंदर हम लोग बात करें तो हमारा बहुत बड़ा बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हो रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा था, वो साउथ और नॉर्थ के कुछ रास्तों से हो रहा था। जैसे साउथ में तो वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो रहा था, जिसमें हम शिप के द्वारा बहुत सारा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम लोग भेज रहे थे। और जो सेकंड था नॉर्थ, उसके रास्ते से हम लोग क्या क्या भेज रहे थे, हम लैंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा, हम लोग जमीनी रास्ते के द्वारा, जिसमें बस हो गया, ट्रेन हो गया और लोडिंग हमारे पास कन्वेंस होते हैं, वो सारी व्यवस्था हुई। उसके माध्यम से चाइना, यूरोप, ईरान और इराक के अंदर बहुत ज्यादा माल एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोग भेज रहे थे। नेक्स्ट है मेजर ट्रेड सेंटर। अब ऐसे कौन कौन से मेजर ट्रेड सेंटर थे जहां पर हम लोग अपना प्रोडक्ट जो था वो व्यवस्था कर रहे थे। पहला था इंद्रप्रस्थ, दूसरा मथुरा, उज्जैन, सांची, तक्षशिला और पाटलिपुत्र। ये मेजर ट्रेड सेंटर बनाए गए थे, जिसके अंदर ट्रेडिंग बड़ी मात्रा में इन स्थानों पर की जा रही थी, खरीदना और बेचना। नेक्स्ट है ऐसे कौन कौन से मर्चेंट कॉर्पोरेशन थे जिसके माध्यम से हम लोग मध्यस्थों को के माध्यम से हम लोग व्यापारी क्रिया कर रहे थे। तो पहला है नॉर्थ के अंदर सबसे ज्यादा पंजाबी और मुल्तानी जो एक कास्ट बताई गई है, जो बनिए बताए गए, वो नॉर्थ के अंदर हम लोग जाके देखें तो वहां पर पंजाबी जो लोग हैं उनका रहन सहन, उनका खान पान, उसी तरीके के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल और परचेज किए जाते हैं। नेक्स्ट है गुजराती और राजस्थानी फॉर्म्स में बात करें तो भट्ट फैमिली ज्यादा मिलती है, वहां पर जो ट्रेडिंग होती है वो गुजराती फॉर्म्स में और राजस्थानी फॉर्म्स में हम लोग बात करें तो दोनों फॉर्म्स में अगर हम लोग देखें तो उनके रहन सहन के हिसाब से भी वहां पर ट्रेडिंग सिस्टम ज्यादा किया जाता है। महाराष्ट्र में महाजन लोग मिलते हैं ज्यादातर, जहां पर पैसे का लेन देन किया जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रीय फैमिलीज होती हैं, वहां पर जो आपने देखा होगा उनके पहनने ओढ़ने का ढंग, उनके खान पान की व्यवस्था भी हर एक कास्ट ऑफ लोगों को देखते हुए अलग अलग ट्रेडिंग सिस्टम पूरे भारत देश के अलग अलग कोनों में किए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट के अंदर हम लोग बात करें तो इंपोर्ट में जो ट्रांजेक्शन हो रहे थे वो किन किन ट्रांजेक्शन बेसिस पर हम लोग कौन कौन सा माल भेज रहे थे। तो देखिए इंपोर्ट में चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, वाइन, सिल्वर, टिन, कॉपर, लीड, रबर, ग्लास और अंबर, ये टिम्बर है, सॉरी टिम्बर ट्रांजेक्शन हो रहा था बड़े लेवल पर। तो ये तो हो रहे थे इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट क्या क्या हो रहे थे, स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सीम्स ऑयल, कॉटन, कुछ जानवर भी हो रहे थे जिसमें पैरेट हो गया, लाइव एनिमल्स हो गए, एनिमल्स प्रोडक्ट होगा जो एनिमल्स प्रोडक्ट खाते हैं वो लोग, हाइड्स, स्किन्स, हॉर्न्स, टोटॉइज, पील्स, कॉपर्स और क्रिस्टल्स। इस टाइप से ये सारी ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको बताया, ये ट्रेडिंग सिस्टम हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बताता है किस तरीके से हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। और लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सारा मैंने बता दिया आप लोगों को। कि आपने डिस्कवरी ऑफ अमेरिका के अंदर देखा होगा, जो डिस्कवरी ऑफ अमेरिका में जानवरों का दिखाया जाता है, उस चीज को अगर हम देखें तो उसके रूट्स ऑफ इंडिया स्पाइसेस, लैंड ऑफ डिस्कवरी ऑफ अमेरिका एंड कोलंबस। तो ये सब चीजें हम लोगों ने आपको बताई। अब इसके बाद है ट्रेडिंग कम्युनिटीज। ट्रेडिंग कम्युनिटीज में मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी वो कास्ट लोगों को देखते हुए मैंने बता दिया। नॉर्थ रीजन पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स, हैंडलेड बिजनेस, जो हैंडलेड बिजनेस देखे जाते हैं वो यहाँ पर है, जो हैंडलेड आइटम्स बनते हैं, मतलब कहने का ये। इन वेस्टर्न इंडिया में महाजन वर्ग, मैजनिंग ट्रेड फ्रॉम साउथ, जो चित्तर्स बताया था मैंने, इंपोर्टेंट ट्रेडर्स माने गए। एंड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान एंड भट्ट मैनेज द ट्रेड ऑफ सिस्टम्स, यानी कि ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ज्यादातर देखा जाए तो गुजराती और राजस्थान फॉर्म्स के अंदर मेंटेन किया जाता है, जहां बहुत बड़ी मात्रा में वस्तु खरीदी और बेची जा रही थी। एंड अर्बन सेक्टर फॉर महाजन कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेटेड फॉर नगर सेठ के नाम से वो लोग कहलाए जाते थे। एंड अदर ग्रुप्स आर अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग हकीम और वैद, यानी कि उस समय में बड़े बड़े फिजिशियंस और डॉक्टर्स को डॉक्टर फिजिशियंस ना बोल करके हम लोग हकीम और वैद के नाम से बोलते थे। वकील, लॉयर
पंडित और मुलांस, टीचर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस एंड फोटोग्राफर्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड इन ए ट्रेडिंग कम्युनिटीज ऑफ द पार्टीज। यानी कि ये सारी कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटीज मैंने जितनी बताई, ये कम्युनिटी डिफरेंट टाइप से किसी ना किसी ट्रेडिंग सिस्टम में थी, अपने व्यापारिक क्रियाओं में थी, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे गुड्स हो, कौन सा स्टेट में कौन सा गुड्स ट्रेडिंग ज्यादा हो रहा था, ये सारा चीज मैंने आपको इसमें बताया, समझाया। मर्चेंट कॉर्पोरेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा मर्चेंट कॉर्पोरेशन जो मैंने बताया आप लोगों को, उसके अंदर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग सिस्टम से हटके जो मर्चेंट कॉर्पोरेशन थे उसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हम लोग करते थे, उसके अंदर इंडस्ट्री में टैक्सेस की व्यवस्था थी। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती थी, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब माल जाता था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी उस पर चार्ज की जाती थी। ट्रेडर्स टू पे द ऑफ-ट्री चार्जेस ऑन आल्सो द ट्रेड और इंडस्ट्रीज एंड मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ इनकम्स। कस्टम ड्यूटीज टू द चार्ज ऑफ कम्युनिटीज, टैरिफ्स एंड प्रोविंसेस टू प्रोविंसेस। यानी कि कस्टम ड्यूटी चार्ज जो कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता था, जब कोई माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था तो कस्टम डिपार्टमेंट को भी उसका हमें पेमेंट देना होता था। इस हिसाब से लोकल बॉडीज यूज्ड टू द रिसीव टैक्सेस एंड द गिल्ड हेड ऑफ द मार्जिन्स एंड यूज्ड टू डील डायरेक्टली विद किंग्स और टैक्स कलेक्शंस एंड सेटल द मार्केट टोल ऑन बिहाफ ऑफ द मर्चेंट्स। यानी मध्यस्थ लोग इस भूमिका को अदा करते थे और वह मध्यस्थ लोग जो ट्रांजेक्शंस जो भी हो रहे थे उन पर टैक्सेस रिसीव करना, टैक्सेस चार्ज करना, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम, और ये सब चीज वो करके इन सब की वसूलियां वो किसको देते थे, वह इस सब की वसूली करके किंग्स यानी कि उस समय के राजाओं महाराजाओं को दिया करते थे ले जा करके। एंड ड्यू टू कॉमर्शियल एक्टिविटीज बिग मर्चेंट्स गेन पावर इन सोसाइटी। और देश में एक बहुत भारी मात्रा में बड़े मर्चेंट्स का जन्म हुआ, बड़े मध्यस्थों का जन्म हुआ, जैसे कि होलसेलर्स और प्रोड्यूसर्स वगैरह वगैरह। ठीक है। द गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स आल्सो एक्ट एंड द custodian of religions interest. They undertook the task of building temples and made donations by the living taxes on their member। और आपने देखा होगा जो बड़े बड़े मंदिर हैं जहां भारी मात्राओं में जो भक्त लोग होते हैं वो जाते हैं, उस समय में भी भारी मात्रा में टैक्सेस चार्ज किया जाता था, जिससे बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेट की जाती थी उन बड़े बड़े मंदिरों के द्वारा। ठीक है। और जो रिलीजन्स इंटरेस्ट की बात हो रही है, धर्मों के ऊपर भी अगर कोई व्यक्ति अगर भारी मात्रा में कोई पैसा किसी से लेता था तो उस पर भी भारी मात्रा में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई। इसके बाद हम लोग मेजर ट्रेड सेंटर्स की बात करें तो पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, मधुरा और कविपुत्र और तमिलिपति, ये सब जो नाम मैंने लिए, इन सब नामों के पीछे जैसे एक बता देता हूँ इंद्रप्रस्थ का नाम क्यों हो रहा है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ इट वाज ए कमर्शियल जंक्शन ऑन अ रॉयल रोड एंड वेयर द मोस्ट रूट्स लीडिंग टू ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ एंड कर्वेजेड। यानी कि इंद्रप्रस्थ कमर्शियल जंक्शन माना गया रॉयल रोड के बारे में, जहाँ पर रोडों की व्यवस्था प्यारी थी कि नॉर्थ हो चाहे साउथ हो चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, जहाँ पर माल एक स्थान से दूसरे स्थान पे रोड के माध्यम से आराम से पहुंचाया जा सकता है, जैसे कि मैंने अपनी बात में बताया था आप लोगों को। मथुरा, it was the imperial of trade. Many routes of the South India touch Mathura and Brooch. Varanasi, it gave a major center of the textile industry and became the famous of the beautiful gold, silk cloth and sandalwoods workmanship. It had lake and textile and bronze. यानी वाराणसी की अगर बात करें तो वहाँ पे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बहुत फेमस है, जहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल बहुत सुंदर सुंदर सिल्क क्लोथ एंड सैंडल का बिजनेस बहुत अच्छा होता है, ये इसलिए जाना जाता है। उज्जैन की बात करें या हम सूरत की बात करें, ये सब लोग जो मैं इनके नाम ले रहा हूँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेडिंग सिस्टम्स बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है और इसकी खुद की एक खास पहचान है। अगर हम पेशावर की बात करें तो ये इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट माना गया है किसका, वूल एंड इंपोर्ट ऑफ हॉर्स। इट हैड यूज कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना और रोम। यानी कि यहाँ पर जो घोड़े हैं उनका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है और सबसे ज्यादा इंडिया, चाइना और रोम के अंदर ही बताया गया है। तो आज आप लोगों ने मेजर ट्रेड सेंटर्स, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस, ट्रेडिंग कम्युनिटीज के बारे में बात करा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आइटम्स के ऊपर मैंने बात करी, आप लोगों के टॉपिक भी क्लियर किया। लास्ट टॉपिक बचता है हमारा पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिजेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी 1 AD अप टू 1991। तो देखिए इस चीज को मैं आप लोगों को सिर्फ जनरली वे में अगर मैं बता दूं तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा। थैंक यू।